साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 के बारे में। इस अमेंडमेंट को समझने से पहले कुछ की टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले रिकॉनेसा ऑपरेशन। रिकॉनेसा ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, रिकॉनेसा ऑपरेशन का मतलब होता है सिंपल, प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स। तो जो इनिशियल लेवल पे जो स्टडी की जाती है, माइनिंग की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम रिकॉनेसा ऑपरेशन कहते हैं। फिर ये प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पे प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। अब आप प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। ठीक है, लोकेट करना चालू करते हैं कि हाँ, यही एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिनरल्स मिल सकता है। एंड फिर इन एक्सपीरियंसेस के साथ में बाद में आप प्रूव कर देते हैं कि हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मिनरल डिपॉजिट जो है ये अवेलेबल है। और बस फिर तीसरा स्टेज क्या होता है? माइनिंग। फिर वहाँ पे आप उन मिनरल्स को बाहर निकालना चालू कर देते हो। तो फिर ये मेजर मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, इंटरनेट पे आप सर्च करना, बहुत सारे मेजर मिनरल्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली मेजर जो है, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, लिग्नाइट हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। माइनर मिनरल्स की जब हम साथ में बात करते हैं तो सैंड हो गया, क्ले हो गया, ये सभी एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर ये जो हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो था 1957 का, उसमें 2015 में भी अमेंडमेंट हुए थे। 2020 वाला जो अमेंडमेंट है उसको अभी इस क्लास में हम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए था। चलिए, सबसे पहले द माइंस मिनरल्स, द मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है, द मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो है, इसने किस एक्ट को अमेंड किया? ये अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो किस एक्ट को अमेंड किया इसने? तो इसने अमेंड किया साथियों माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, कौन कौन से मेजर चेंजेस जो हैं ये इंट्रोड्यूस करे गए थे इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो देखिए, सबसे पहले रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज़ ऑफ कोल। ठीक है, तो ये जो कोल था, तो पहले क्या प्रोविजन था कि अगर आप कोल माइनिंग कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन के लिए होगा, या फिर स्टील प्रोडक्शन के लिए होगा, दूसरे और किसी पर्पज़ के लिए अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने क्या बोला कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन है, इसको हमने रिमूव कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि अब दूसरे पर्पज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने खुद के कंजम्पशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बेचा जा सकता है। ठीक है, या फिर और किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट जो चेंज इंट्रोड्यूस किया वो क्या है? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज़ ऑफ कोल। देखो, ये जो हम अमेंडमेंट एक्ट या कोई एक्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो अगर इंडिया में अगर आप देखोगे, अगर सिविल सर्विसेज की हम तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 150 से लेकर 200 तक ऐसे इंपॉर्टेंट आपको एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। इन सभी को इतने थरोली, इतने डिटेल्स में हम याद नहीं रख सकते। जैसे अभी ये टॉपिक हम इतने डिटेल्स में अभी देख रहे हैं, एग्ज़ाम तक शायद इतना हमें याद ना रहे, मुझे भी याद ना रहे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए अब मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे डिटेल में टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर कैसे पढ़ें? देखो, इसका सिंपल सा पढ़ने का तरीका यही है कि जब आप एक्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इसका जो मेजर जो प्रोविजंस हैं, बस उसका हेडलाइन याद रखो कम से कम, इतने से काम चल जाएगा। एक्ट में बहुत डिटेल से क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, बस एक बेसिक आइडिया उस एक्ट का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट था, तो पहला इसमें चेंजेस क्या करा गया? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज़ ऑफ कोल। दूसरा, एलिजिबिलिटी फॉर ऑक्शन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक। तो जब ऑक्शन किया जाएगा कोल और लिग्नाइट ब्लॉक का, तो इसके लिए क्या क्या चेंजेस करे गए हैं? तो देखो, चेंजेस सबसे मेजर ये किया गया कि अगर आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑलरेडी इंडिया में इस फील्ड में माइनिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये पहला चेंज किया गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये जो ऑक्शन है किस किस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, कहाँ पे ऑक्शनिंग नहीं होगी? तो कहाँ पे? अगर माइंस जो है वो किसको दिया जा रहा है? किसी गवर्नमेंट कंपनी को, फिर वहाँ पे कोई ऑक्शनिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी वाले ही काम करेंगे, प्राइवेट वाले उस ऑक्शन में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा कि अगर किसी कंपनी को किसी पावर प्रोजेक्ट अगर इसको अवार्ड किया गया है, इसको मिला है, और उस पावर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कोल चाहिए। ठीक है, और बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, कोल जो है वो उसको प्रोवाइड किया गया, कोल माइनिंग प्रोवाइड की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में माइनिंग का ये जो ऑक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उनका कोई भी रोल नहीं होगा।
ठीक है, तो ये दूसरा यहाँ पे प्रोविज़न है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2020 में दो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अभी तक हमने देखे, वो सबसे पहला हमने देखा रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंड यूज़ ऑफ कोल, दूसरा हमने देखा एलिजिबिलिटी फॉर ऑक्शन। तो यहाँ पे कोई प्रायर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एप्लीकेबल है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का जहाँ पे भी रोल आ जाएगा या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके साथ ऑलरेडी समझौता हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ऑक्शनिंग जो है वो नहीं होगी। ये दो प्रोविजन हमने देख ली। अब हम देखते हैं तीसरा। तो तीसरा यहाँ पे साथियों एक कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग की बात की गई है। कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग किसके लिए? प्रोस्पेक्टिव माइनिंग के लिए भी और माइनिंग के लिए भी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस आपको पता ही है, जो कि एक स्टेप आगे होता है रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस से, ठीक है। तो पहले क्या था? पहले ये था कि आपको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। प्रोस्पेक्टिव माइनिंग के लिए अलग से लेना पड़ता था लाइसेंस, माइनिंग के लिए अलग से लेना पड़ता था। तो अब क्या होगा कि अब एक ही मिल जाएगा, एक ही में ही आप प्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप माइनिंग भी कर सकते हैं। तो एक ये मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। और फिर एट द सेम टाइम रिकॉग्नाइज्ड माइनिंग जो थी उसके लिए भी आपको अलग से एक परमिट लेना पड़ता था। तो अब क्या है कि अगर आप रिकॉग्नाइज्ड परमिट लेते हो तब आप जो दूसरे लाइसेंसेज जो है, दूसरे जो माइनिंग के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये प्रोस्पेक्टिंग वाला हो गया, ठीक है, वो भी लाइसेंस जो है इसी में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि पहले 3 लेवल के लिए 3 अलग अलग आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब ये जो काम है ये आसान हो चुका है। अब लगभग 2 बार आपको कम से कम लाइसेंस लेना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज्ड ले लिया तो प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, प्रोस्पेक्टिंग ले लिया तो माइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे। देन उसके बाद मेजर और चेंजेस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस टू न्यू बिडर। तो देखो, आप किसी एरिया में बहुत लंबे समय से माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका लीज पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया, नया बिडर आया, आपसे ज़्यादा पैसा उसने बोला कि इतना पे करने के लिए तैयार है, अब उसको ये दे दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑलरेडी उसने एक्सप्लोरेशन कर रखी है, ठीक है, तो नए बिडर को वापस से करने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफ़र ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस जो है वो नए बिडर को दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मान लो किसी कंपनी को एलोकेट किया गया जो एरिया था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, तो क्या वापस से उसको फ्यूचर में कभी एलोकेट किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कि वापस से बाद में भी उसको दिया जा सकता है। फिर लास्ट अगर हम सेक्शन की बात करें तो इसमें और क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो, पहले की सिचुएशन क्या थी? अगर किसी भी कंपनी को अगर किसी भी तरीके का माइनिंग लाइसेंस अगर प्रोवाइड करना है तो ये लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इसमें एक नया, ये चीज़ अभी भी है, लेकिन जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या है? नया चीज़ ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि कुछ सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। कौन से सिचुएशन में? तो अगर मान लो कि अलॉटमेंट जो है ये खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया है, ठीक है, या फिर कोई माइनिंग ब्लॉक जिसको कि हमने रिजर्व रखा है, ठीक है, रिजर्व रखा है, उसकी माइनिंग नहीं की जाएगी, ठीक है, उस मिनरल को कंजर्व करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन है उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद एक लास्ट जो प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया वो है एडवांस एक्शन फॉर ऑक्शन। देखो, पहले क्या था कि ऑक्शनिंग कब की जाएगी? ऑक्शनिंग तब की जाएगी अगर लीज का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें नया चीज़ इंट्रोड्यूस क्या किया गया कि लीज का टाइम अगर ख़त्म नहीं हुआ है तब भी ऑक्शनिंग जो है वो की जा सकती है। ठीक है साथियों, तो ये था अमेंडमेंट 2020 वाला। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।